Namaskar. I hope you are doing well. I am Dr. Pooja. Today our topic erythropoiesis. सो इरेथ्रोपोएसिस हम देख लेते हैं. चैप्टर इम्पोर्टेंट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है और एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे. सो व्हाट इज़ इरेथ्रोपोएसिस? इरेथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट. सबसे पहले देख लेते हैं इरेथ्रोसाइट क्या है. ये इरेथ्रोसाइट के सेल्स हैं जहाँ पे साइट्स आ जाए पीछे, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, जहाँ साइट्स आ जाए वही क्या होगा, आपका सेल होगा. ठीक है. और ये कौन सा सेल है? ये रेड ब्लड सेल्स है, RBC. हेमोपोएसिस और हेमोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स. तो जो RBC जो हमारे सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, किस सेल से बनते हैं? ठीक है. कौन सा किस सेल से बनते हैं? इरिथ्रोसाइट से बनते हैं. ठीक है. और इसका जो ये पूरा RBC पूरा मैच्योर जो सेल बनने में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस. कर लेते हैं इरिथ्रोपोएसिस साइट देख लेते हैं फेटल लाइफ में. तो इरिथ्रोपोएसिस अकर इन 3 स्टेज. सबसे पहला है मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलोइड स्टेज. मीजोब्लास्टिक स्टेज जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था ना कि जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? RBC सेल्स. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ, जो पहले 2 इंट्रायूट्रीन लाइफ के 2 मंथ होते हैं, महीने होते हैं, उसमें RBCs आर प्रोड्यूस मेसेनकाइम ऑफ योल्क सेक. जो योल्क सेक होता है उसमें एक मेसेनकाइम लेयर होती है, वहाँ से ये RBC सेल्स बनते हैं. फिर है हिपैटिक स्टेज, 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ. हिपैटिक से ही समझ गए लीवर. लीवर इज़ द मेन ऑर्गन. ठीक है. लीवर क्या है? एक मेन ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा RBC सेल्स. देखो लीवर क्या होता है? लीवर सेल्स को प्रोड्यूस करता है RBC सेल्स को, बट जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन क्या करता है? ये स्टोर करता है. क्या करता है? स्टोर RBC. तो स्प्लीन, लीवर इज द मेन ऑर्गन द प्रोड्यूस RBC. स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोएसिस. 3rd है माइलोइड स्टेज है, लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ. जो लास्ट के जो होते हैं RBC आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लीवर. बाद में किससे होते हैं? रेड बोन मैरो से और लीवर से. अब करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज एंड चिल्ड्रन एंड अडल्ट अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स. जो 20 साल से नीचे हैं वो RBC प्रोड्यूस होंगे. वहाँ कहाँ से? रेड बोन मैरो इन ऑफ ऑल बोन्स. ठीक है. ऑलमोस्ट सभी बोन से, लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स. तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं वो कौन सी हो जाएंगी? ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग बोन सबसे पहली हमारी फीमर है, दूसरी हमारी ह्यूमरस है, और बाद में कई बार पार्ट करके ये SSC वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है. जो हमारी टीबिया है ये भी हमारी लॉन्ग बोन में आएगी, और जो आर्म्स की बोन है रेडियस अल्ना ये भी हमारी लॉन्ग बोन में आएगी. ठीक है. तो ये लॉन्ग बोन है, बट जो लॉन्गेस्ट जो बोन होती है बॉडी के अंदर वो होती है फीमर. FEMUR फीमर.
ये क्वेश्चन नर्सिंग के एग्ज़ाम में जो बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के हैं उनमें ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, पर नर्सिंग के एग्ज़ाम में, रेडियोलॉजी के में, ऑप्टीमेट्री में, ओटी टेक्नीशियन में और जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो वो होगी आपकी फीमर। दूसरी अगर फीमर ना दी हो, ह्यूमरस टिबिया आर्म रेडियस अल्ना, तो ह्यूमरस आएगी। ह्यूमरस भी ना हो तो फिर टिबिया आएगी। टिबिया ना हो तो फिर आर्म रेडियस और अल्ना आएगी। रेडियस और अल्ना में से भी पहले जो अल्ना जो बोन होती है वो लॉन्ग होती है और रेडियस शॉर्ट बोन होती है। अब करते हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं से बनेगा। स्कल, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस, पेल्विस में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक एंड स्कैपुला। ये हमारी कौन सी बोन है? ये हमारी फ्लैट बोन्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे बन जाता है कि आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो सबसे पहले लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद जो आरबीसीज होते हैं ये प्रोड्यूस होंगे हमारी मेम्ब्रेनस बोन्स, लाइक जैसे कि कौन कौन सी मेम्ब्रेनस? वर्टिब्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन एंड स्कल बोन्स एंड फॉर्म एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये क्या है? जो लॉन्ग बोन्स के एंड होते हैं, एपिफिजिस, मेटाफिजिस, डायफिजिस, वे क्या मेम्ब्रेनस बोन होती हैं। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स बिकम 20 साल के बाद जो हमारी रेड बोन होती हैं ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? येलो बोन कन्वर्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है एंड लूजेस द एरिथ्रोपोइटिक फंक्शंस। इन अडल्ट्स, liver and spleen may produce the blood cell if the bone marrow is destroy or fibrose। जब बोन मैरो डिस्ट्रॉय फाइब्रोज होती है तो एडल्ट्स के अंदर लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। जब हमारी बोन्स रेड बोन कन्वर्ट हो जाती है येलो बोन में, तो उसके बाद कौन सा हमारा ऑर्गन है जो आरबीसीज इरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी सेल्स को सिक्रेट करेगा? वो करेगा लीवर एंड स्प्लीन। बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। अब ल्यूकोसाइट्स आर लेस इन नंबर। जो हमारे ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं ये लेस होते हैं किससे? इरिथ्रोसाइट सेल से। इरिथ्रोसाइट सेल्स ज़्यादा होते हैं रेदर देन ल्यूकोसाइट से। तो इसकी ये जो रेंज है ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। इसकी रेंज है 1:5। जहाँ पर 500 इरिथ्रोसाइट सेल्स हैं वहाँ पर एक आपको क्या मिलेगा? ल्यूकोसाइट सेल मिलेगा। लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज वेरी इरिथ्रोसाइट की जो लाइफ स्पैन है वो है 120, जो कि सब जानते हैं आरबीसी की। बट ल्यूकोसाइट्स की कितनी है लाइफ स्पैन? वो है 1 to 10 डेज। ये ल्यूकोसाइट जो सेल्स होते हैं ये 1 से 10 दिन ही। यहाँ पे जो बार बार इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स वापस आते हैं हर चैप्टर में, ये मान लो कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो जो आरबीसी सेल्स है, इरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे है 120 डेज़। और अगर कोई एग्ज़ामिनर अच्छा होता है और जिसको एग्ज़ाम ही बनाना होता है, पेपर ही बनाना होता है, तो वो क्या करेगा? हर एग्ज़ाम में यही आया हुआ होगा, तो वो सोचेगा अरे यार नहीं, अब की बार आरबीसी नहीं देते, अब की बार हम ना ल्यूकोसाइट सेल का लाइफ स्पैन दे देते हैं। ठीक है, आरबीसी की जगह ल्यूकोसाइट्स कर दें। तो ल्यूकोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन है वो 1 to 10 डेज है।
ठीक है, ऐसे ही आपको अपनी तैयारी करनी है। अब करते हैं स्टेम सेल। देखो स्टेम सेल जो होते हैं, स्टेम सेल आर द प्राइमरी सेल। ये क्या, कौन से सेल होते हैं? ये प्राइमरी सेल होते हैं और इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल्फ रिन्यूएबल, अपने आप को रिनोवेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज सेल। ये कौन से सेल हैं? ये एक स्पेशलाइज सेल है। हेमोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो और आर कॉल्ड uncommitted pluripotent homeopathic stem cell। uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell। देखो पहले तो अनकमिटेड होगा, फिर कमिटेड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दो सेल्स बनाएगा, एक तो लिम्फोइड स्टेम सेल बनाएगा और फिर एक बनाएगा क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है, ब्लास्टोसाइट। तो लिम्फोइड जो स्टेम सेल है, इससे तो क्या बन जाएगा? ल्यूकोसाइट सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट सेल्स बन जाएंगे। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। ई से इरेथ्रोसाइट्स, ई से क्या होगा? यहाँ पे इरेथ्रोसाइट होगा। और जीएम से हो गया ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। एंड क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, एम से होगा यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा, ये यहाँ पे दिया ही हुआ है, मेगा कैरियोसाइट्स। लिम्फोइड स्टेम सेल से ल्यूकोसाइट्स, ई से इरेथ्रोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स। अब यहाँ पे दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, ये हमारे किसका काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है, मीन्स फैगोसिटिक। और स्नोफिल्स किसका काम करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। और पी से है हमारे प्लेटलेट्स। इस तरीके से आपको बार बार जो वर्ड्स आते हैं उनको आपको याद करके रखना है और इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर है आपका। अब नेक्स्ट करते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो लिम्फोइड स्टेम सेल होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टी सेल्स। कौन से होते हैं? टी सेल्स। माइलोइड सेल्स आर ब्लड सेल्स अदर देन लिम्फोसाइट्स। ये हमने पढ़ लिया है यूनिट इरिथ्रोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मेगाक्रियोसाइट्स। अब करते हैं 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस आर नोटिस। चेंजेस ड्यूरिंग जब एरिथ्रोपाइसिस होती है तो उसमें क्या चेंजिंग होता है? जो सेल का साइज है रिड्यूस हो जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस, अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्मा। अब कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एग्जाम में ना ये भी आ जाता है, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में इनका पैटर्न आ जाएगा कि स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ये दे दिया जाएगा आपको 4 स्टेज दे दी जाएंगी और उसको करेक्ट फॉर्म करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज है हमारी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स एंड फिर मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। तो इनको आपको कैसे करना है, देखो मैं एक तरीका बताती हूँ इनको करने का। देखो पहला वर्ड तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। फिर नॉर्मोब्लास्ट,
सिर्फ पहले नॉर्मोब्लास्ट करना है आपको, नॉर्मोब्लास्ट। पहले ये है, दूसरा ये है। अब नॉर्मोब्लास्ट में जो है पहला क्या आएगा, अर्ली, बी आएगा इंटरमीडिएट, और सी आएगा लेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सीक्वेंस होगी। फिफ्थ है रेटिकुलोसाइट्स, और सिक्स्थ है आपका मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है और याद भी हो गया साथ के साथ। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अर्ली, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर है नॉर्मोब्लास्ट में अर्ली, लेट, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट रेटिकुलोसाइट्स एंड मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। अब करते हैं हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। वैसे ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइम में इतना आएगा नहीं। मेडिकल जो कैंडिडेट हैं, जैसे जो एमबीबीएस के बाद पीजी करते हैं, उनके डीप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और जो कम्पिटिटिव पैरामेडिकल एग्ज़ाम के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना डीप नहीं पूछा जाता है। देख लेते हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो देख लिया जाएगा। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मीन्स मेगालोब्लास्ट, इसको मेगालोब्लास्ट भी बोलेंगे। इसका जो साइज़ होगा, देखो जब कोई भी सेल बनने जा रहा है तो उसका पहले क्या है, जो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक है, देखो साइज़ बड़ा है और बीच में 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ में साइटोप्लाज्मा भी है। फिर जैसे 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 इसमें चेंजिंग आएगी, थोड़ा डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, फिर ये लेयर बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियस बिल्कुल कम हो गया है, न्यूक्लियस कम हो गए हैं, दोनों न्यूक्लियस कम हो के हेम प्रोडक्शन हो गई है शुरू। ठीक है, हेम प्रोडक्शन, आयरन भी आ गया, पिगमेंट, रेड पिगमेंट भी आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर थोड़ा 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 ये न्यूक्लियस जो का पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो हेम पोर्शन है, हेमोपोएसिस है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो पहले वाली स्टेज में सेल का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और न्यूक्लियस भी लार्ज होगा। और स्टार्टिंग स्टेज में जो होगा, डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या है हमारा, ये रेड कलर पिगमेंट है। क्या है, रेड कलर पिगमेंट। इसको हम बोल सकते हैं आयरन विद रेड कलर पिगमेंट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में लिटिल स्मॉलर हो जाएगा पहले वाली स्टेज से, और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इंटरमीडिएट में सेल थोड़ा छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा पर बड़ा प्रेजेंट नहीं होगा, छोटा ही होगा। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, साइटोप्लाज्मा ऑलरेडी बेसोफिलिक, और प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। स्टेन विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन, पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में डायमीटर ऑफ द सेल डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मीन्स बिल्कुल स्मॉल रह जाएगा, इंक स्पॉट न्यूक्लियस रह जाएगा, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस डिसअपीयरेंस को बोलेंगे हम क्नोसिस। पी वाई, इसमें जो पी वाई है ये साइलेंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे PYKNOSIS। तो नोसिस का मीन्स, ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि ये क्या है, तो न्यूक्लियस डिसअपीयर इन द RBC एरिथ्रोपोएसिस सेल। रेटिकुलोसाइट्स इज अदरवाइज नोन एज इमेच्योर RBC। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा, जब सेल हमारा RBC बन गया है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी आ गया है, आयरन भी आ गया है, पर आपने पीछे वाले चैप्टर्स में मैंने बताया था ना कि एक
आरबीसी सेल ही एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देखो हम इतने बार 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 बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस स्मॉल हो गया। अब कई बच्चे बोल देंगे कि नहीं मैम न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, पर जब वो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो शुरू में था, जब हमारा एक आरबीसी सेल बनने जा रहा था। उसके बाद धीरे 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 स्टेजेस बाय स्टेजेस आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो गया। मैच्योर आरबीसी इज विद हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस। अब कर लेते हैं कि जनरल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इरिथ्रोपोइसिस के। इरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका इरिथ्रोपोइटिन कि इरिथ्रोपोइटिन क्या है। सबसे पहले तो हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर एंड विटामिन्स। Erythropoietin. Erythropoiesis is the hormone called erythropoietin. It is also called hemopoietin or erythrocyte stimulating factor. तो जो इरिथ्रोपोइटिन है ये क्या है, इरिथ्रोपोइसिस पोइटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन विद 165 अमीनो एसिड्स। इरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाय, देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने के इरिथ्रोपोइसिस इज सेक्रेटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऑफ किडनी। तो किडनी के कहाँ, किडनी में कहाँ से सिक्रेट होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड ब्रेन। अब करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज द स्टिमुलेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। अब देखो हाइपोक्सिया, ये मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, इसको क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की। हाइपोक्सिया होते ही, ऑक्सीजन की कमी होते ही ब्रेन में सिग्नल्स गए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ब्रेन ने क्या किया, उसने ब्रेन इस पर्सन के किडनी को रिस्पॉन्स दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि तुम अब शुरू हो जाओ कि आरबीसी सेल्स और बनाने लग जाओ, ठीक है। तो जैसे ही हाइपोक्सिया होता है वैसे ही किडनी स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होने के बाद वो अपना इरिथ्रोपोइसिस जो फॉर्मेशन है वो शुरू कर देती है। और जैसे ही फॉर्मेशन शुरू होगी वैसे ही आरबीसी सेल्स हमारे बनने शुरू हो जाएंगे। ब्लड लेवल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन अनीमिया। थायरोक्सिन हार्मोन, hyperthyroidism and polycythemia are common. Hemopoietic growth factor, interleukin and stem cell factor. अब करते हैं विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन्स का, और क्वेश्चन हमेशा आता है और आए भी हैं। विटामिन B12 पे आता है, विटामिन C पे आएगा, विटामिन D पे आएगा, और विटामिन B1 पायरिडोक्सिन भी आ चुका है, B12 पे भी आ चुका है क्वेश्चन। तो विटामिन जो B है उससे क्या होगा, अनीमिया विद पेलग्रा। पेलग्रा डिजीज़ में क्या होगा, स्किन लीजन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वीकनेस, नर्वसनेस एंड डिमेंशिया। विटामिन C स्कर्वी रोग, इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन रफ स्किन, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं हमारे मसूड़े, उनसे खून आना, दांत ढीले हो जाना, लूज हो जाना, पुअर वुंड हीलिंग। कई बार देखा है किसी कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं या पर्सन होते हैं कि उनको ना घाव एक बार बन जाता है तो जल्दी से भरता नहीं है। बोन पेन होना, लेथार्जी, आलस, इमोशनल चेंजेस होना। विटामिन D डेफिशिएंसी से अनीमिया होगा और रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन E की कमी से अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन विद एलर्जी। अब करते हैं मैचुरेशन फैक्टर्स। विटामिन B12 तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको
ये एम्स दिल्ली CSR में क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये। विटामिन B12 इज़ द मैचुरेशन फैक्टर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। विटामिन B12 इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंजिक फैक्टर। ठीक है, जो ये विटामिन B12 है ये कौन सा फैक्टर है, ये एक्सट्रिंजिक फैक्टर है, मीन्स बाहर का। इट इज़ ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम डाइट, जो कि डाइट से लिया जाता है। ठीक है, बाहर से लिया जाता है, बॉडी अपने आप नहीं बनाती है इस विटामिन को। एब्जॉर्प्शन, इसकी एब्जॉर्प्शन ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। ये होता है इंटेस्टाइन। रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ये गैस्ट्रिक का एरिया है। विटामिन B12 इज स्टोर्ड मोस्टली इन लीवर एंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन मसल्स। तो विटामिन B12 स्टोर कहाँ होता है, लीवर के अंदर, और स्मॉल क्वांटिटी इन मसल्स। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो आप कि जो डाइट हम लेते हैं, ठीक है, डाइट ली, आपने डाइट ली, डाइट से एब्जॉर्प्शन तो कहाँ होगी, इंटेस्टाइन में, और स्टोर कहाँ होगी, विटामिन B12 लीवर में। और जिसका लीवर, ये मान लो बॉडी के अंदर जिस भी बॉडी का लीवर अच्छा होता है, ये मान लो कि वो हस्त पुस्त पर्सन होता है। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। ब्रेन तो रखता ही रखता है, पर लीवर का होना बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कोज परनीशियस अनीमिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी मैं करके आई हूँ। इस ये जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये क्वेश्चंस मैंने जितनी बार एग्ज़ाम दिए उन सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं। तो अपने नोट्स में भी आप ये डाल लो कि विटामिन परनीशियस अनीमिया कौन से विटामिन से होता है, वो होता है विटामिन B12 से। और इसको हम क्या बोलेंगे, विटामिन B12 को, ये विटामिन B12 इज कॉल्ड एंटी परनीशियस फैक्टर। क्या है, एंटी परनीशियस फैक्टर। अब द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्टल इज प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा by the parietal cell of the gastric gland. अब करते हैं हिमेटिनिक प्रिंसिपल। हिमेटिनिक प्रिंसिपल, एंटी एनीमिया प्रिंसिपल क्या होता है? एंड हेमीटिमिक प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑन एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो ये दोनों हमारे फैक्टर हैं, यही क्या है, हमारे एंटी एनीमिया प्रिंसिपल है। फोलिक एसिड, ये जो फोलिक एसिड है, ये विटामिन्स वगैरह हैं, ये नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फोलिक एसिड है ऑल्सो एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल है फोलिक एसिड? मैचुरेशन के लिए, सिंथेसिस ऑफ DNA। एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जो कि आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम में आ चुका है, एम्स नर्सिंग और RRB नर्सिंग में। ठीक है, तो एक तो हो गया परनीशियस अनीमिया, तो हो गया किससे? विटामिन B12 से, परनीशियस अनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोलिक एसिड से। अब कर लेते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। अब आप ये सोचोगे कि ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या है, कि क्या कई तरीके के प्रोटीन्स होते हैं? यस, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मीन्स ये है कि फिश प्रोटीन, फिश एंड एनिमल्स की जो मसल्स होती हैं उनको बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। आयरन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेम, पार्ट ऑफ हीम। आयरन किसका काम करता है? हमारा हेम का। कॉपर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कोबाल्ट एंड निकल ये हमारा मेटल आर एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन को यूटिलाइज करवाता है, कोबाल्ट एंड निकल। विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन आर आल्सो एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो आज का जो चैप्टर है रहा है हमारा इरिथ्रोपोइसिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बनेंगे एग्ज़ाम में, आए हुए हैं और आने आ भी सकते हैं। सो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। वैसे आप करते नहीं हैं पर मैं फिर भी आपको बोलती रहूँगी और हम आपको खुद पता नहीं लगेगा कि धीरे धीरे आपकी ना जो फिजियो वाला जो पार्ट है, बेस है, आपके एग्ज़ाम का जो बेस है वो डे बाय डे आपका कवर होने लग रहा है। तो आप ये वीडियोस बार बार अपना देखिए। जहाँ आपको दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।